नमस्कार, मैं हेमंत और आप पॉलिटिक्स देख रहे हैं। नोएडा में मजदूर अपनी तनख्वाह को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और यूपी के मुख्यमंत्री इसे नक्सलियों की साजिश करार दे रहे हैं। एक मंत्री इसे पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड प्रोटेस्ट बता रहे हैं। इस प्रोटेस्ट में आए लोग वो लोग हैं जो दिन भर की मजदूरी करने के बाद महीने का 11,000-12,000 कमाते हैं। इनमें से बहुत लोग वो लोग हैं जो नोएडा और गाजियाबाद के आसपास किराए पर रह रहे हैं। इनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ का अंदाजा लगाइए। एनसीआर में कहीं भी किराए पर एक कमरा 7 से 8,000 में मिलता है कम से कम। दो तरह के मजदूर हुए, एक वो जो शादीशुदा हैं, परिवार के साथ रहते हैं, दूसरे वो जिनकी शादी नहीं हुई है। परिवार के साथ रहने वाला मजदूर 13,000 में या 12,000 में 7,000 किराए के देने के बाद उसके पास क्या बचता होगा? 4,000 में वो घर कैसे चलाता होगा, बच्चे भी पढ़ाता होगा, अपना आने जाने का किराया भी देता होगा। और ये जो मजदूर हैं इसे पाकिस्तानी और नक्सली कहा जा रहा है क्योंकि ये बढ़ती महंगाई को देखते हुए चाहता है कि उसकी तनख्वाह में भी बढ़ोतरी कर दी जाए। इसे आज इसलिए नक्सली कहा जा रहा है क्योंकि यही मजदूर तब चुप था जब इसे नौकरी के नाम पर 5 किलो राशन थमा दिया जा रहा था। उस वक्त ये खड़ा होकर कह पाता कि महीने का 5 किलो राशन नहीं चाहिए, महीने की 25,000 की जॉब चाहिए, तो इसे शायद आज पाकिस्तानी नहीं कहा जाता, नक्सली नहीं कहा जाता। उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े मंत्री और खुद मुख्यमंत्री जब इस प्रोटेस्ट को नक्सली और पाकिस्तानी का तमगा देते हैं तो बात बेहद गंभीर हो जानी चाहिए। केंद्र सरकार को तुरंत संज्ञान लेकर इस प्रोटेस्ट के पीछे के पाकिस्तानी एंगल को खोज लेना चाहिए, क्योंकि जब बंगाल में वोट कटने की वजह से की जा रही प्रोटेस्ट की जांच को एनआईए के हवाले किया जा सकता है, तो यहाँ सीबीआई और एनआईए का इस्तेमाल क्यों नहीं हो सकता? गृह मंत्रालय को नक्सली एंगल भी जल्द से जल्द बाहर लाना चाहिए ताकि देश भर को ये पता चल सके कि देश अभी नक्सली मुक्त हुआ नहीं है, सिर्फ दावे ठोके जा रहे हैं, ताकि पता चल सके कि इस देश में पाकिस्तानी लोग सड़कों पर उतरने लगे हैं और सरकार कुछ नहीं कर पाई है। पता तो चले। केंद्र सरकार को उत्तर प्रदेश की भी गंभीरता से जांच करनी चाहिए और पता लगाना चाहिए कि क्यों आखिर नक्सली और पाकिस्तानियों की प्रोटेस्ट के बाद यूपी के सीएम ने रातों रात फैसला लेते हुए पीनट के बराबर मजदूरों की तनख्वाह बढ़ाने का फैसला ले लिया है। केंद्र सरकार को योगी आदित्यनाथ से सवाल करने चाहिए और जवाब मांगना चाहिए कि जब आप इन्हें नक्सली कह ही चुके हैं तो आप इनकी मांगों को क्यों मान रहे हैं? क्या आप नक्सली मुक्त भारत नहीं चाहते? क्या आप पाकिस्तानी एक्टिविस्ट मुक्त भारत नहीं चाहते? हमने भी बहुत साल पहले भारत से पाकिस्तानी कलाकारों को पाकिस्तान भेज दिया था, फिर ये प्रदर्शनकारी यहाँ कैसे बच गए और आप इनकी सैलरी भी बढ़ा रहे हैं? ये जरूर पूछा जाना चाहिए। कहा जा रहा है कि नोएडा में प्रदर्शन होने के बाद जांच में खुलासा हुआ कि ये सारा बवाल रातों रात व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए एक प्लान का हिस्सा था, बाकायदा प्लान किया गया था। पुलिस की तहकीकात बताती है कि रविवार देर रात क्यूआर कोड के जरिए सैकड़ों मजदूरों को अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप्स में जोड़ा गया। इन ग्रुप्स में अलग अलग लेबर यूनियंस के लोग थे। कई ग्रुप्स बनाए गए थे जिनमें से एक का नाम भी सामने आया है, वर्कर्स मूवमेंट। इन ग्रुप्स के अंदर भड़काऊ और उकसाने वाले मैसेजेस भेजे जा रहे थे, ऐसा कहना है पुलिस का, ताकि प्रदर्शन और ज्यादा तेज हो सके और हिंसक हो सके। अब पुलिस की जांच और बयानों के बाद सीएम और मंत्री जी के बयानों में कोई समानता नहीं दिखती है। पुलिस कह रही है कि यूनियंस के लोग थे, सीएम कह रहे हैं कि नक्सली हैं, जबकि मंत्री जी तो उन्हें पाकिस्तानी बता रहे हैं। सही तो ये हो कि हरियाणा सरकार से भी सवाल किया जाए, एक छोटी मोटी जांच उन पर भी कराई जाए। न हरियाणा सरकार न्यूनतम वेतन बढ़ाने का ऐलान अपने प्रदेश में करती, न एक दिन में यूपी के ही मजदूर यूनियंस के 40,000 से ज्यादा लोग फैक्ट्री वर्कर्स सड़कों पर उतरते। आज सिक्योरिटी फोर्सेज उनके सामने खड़ी हैं। नोएडा के फेज 2 और सेक्टर 63 से लेकर 121 तक गाड़ियों और दुकानों में आग जल रही है, सड़कें जाम हैं। अब पुलिस इन व्हाट्सएप ग्रुप्स की पूरी चैट्स खंगाल रही है और पता लगा रही है कि असल में किसने इस आग को भड़काया है। 300 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को आगजनी और तोड़फोड़ के आरोप में प्रिवेंटिव धाराओं में ठूंस दिया गया है। 100 से ज्यादा और लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया जा चुका है व्हाट्सएप की, लेकिन जांच चल रही है। मजदूर की तनख्वाह की जांच नहीं चल रही, व्हाट्सएप की जांच चल रही है। पुलिस का कहना है कि जब मजदूर शांतिपूर्वक तितर बितर हो चुके थे तभी बाहर से कुछ आउटसाइडर्स आकर इलाके में घुस गए। ये लोग कौन थे? मजदूरों की प्रोटेस्ट को बदनाम क्यों करना चाहते थे? ये कौन लोग थे जो नहीं चाहते थे कि मजदूर अपनी प्रोटेस्ट में सफल हो? आप कमेंट करके बताइए। इसकी जांच होनी चाहिए। जांच उत्तर प्रदेश के लेबर मिनिस्टर अनिल राजभर की भी होनी चाहिए, जो इस पूरे बवाल में पाकिस्तान का लिंक होने की आशंका जता रहे हैं। उनसे उनकी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन पूछी जानी चाहिए, कहाँ से आ रही है इतनी इंफॉर्मेशन आपको? हो सकता है उनके पास कोई इंटेल आई हो। उनसे बातचीत करके पुलिस प्रशासन को जरूर अपनी जांच में फायदा मिलेगा। जब तक जांच पूरी ना हो मंत्री जी को पुलिस की निगरानी में ही रखा जाए, इससे जांच में फायदा भी मिलेगा और जांच की रफ्तार भी तेज होगी। अनिल राजभर ने कहा कि यह घटना जानबूझकर की गई है ताकि राज्य का विकास रुक जाए और कानून व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ जाए।
पिछले कुछ दिनों में मेरठ और नोएडा से 4 संदिग्ध आतंकवादी पकड़े गए हैं जिनके पाकिस्तान स्थित हैंडलर्स से सीधे लिंक्स थे। ये अशांति जानबूझकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मुजफ्फरनगर वाले प्रोग्राम को बर्बाद करने के लिए रची गई थी। देश विरोधी ताकतें राज्य में जानबूझकर अराजकता फैलाने की कोशिश कर रही हैं। मंत्री जी ने एक बार भी मजदूरों की कम सैलरी पर बात नहीं की, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ और उनके दुखों की दर्द की बात नहीं की। वो लगातार वही आलाप करते रहे जो 10 सालों से वो करते आ रहे हैं। मंत्री जी इसमें पाकिस्तानी लिंक तलाश करते रहे। उधर रातों रात उत्तर प्रदेश सरकार ने अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड और स्किल्ड वर्कर्स के लिए इंटरिम तौर पर ही सही न्यूनतम वेतन बढ़ाने का ऐलान भी कर दिया है। क्या मंत्री जी के कुछ भी कहने का जरा भी असर नहीं है? क्या वो कोई गली मोहल्ले के पार्षद भर हैं जो यूपी सरकार उनकी बात का संज्ञान नहीं ले रही, उल्टा पाकिस्तानियों की सैलरी बढ़ा दे रही है? सवाल है, क्या उतनी बढ़ा रही है जितनी की मांग की जा रही है? जवाब है नहीं। मांग है 18 से 20 हजार, लेकिन जो इंटरिम बढ़ोतरी की गई है वो अनस्किल्ड वर्कर्स का न्यूनतम वेतन 1 अप्रैल से 21% तक बढ़ाने की गई है। यानी म्युनिसिपैलिटी वाले शहरों में 15% और बाकी के इलाकों में 9% बढ़ोतरी की गई है। मिसाल के तौर पर उत्तर प्रदेश में अनस्किल्ड वर्कर्स की मौजूदा न्यूनतम तनख्वाह जो है वो 11,313 रुपये महीना है। अब नोएडा और गाजियाबाद में बढ़कर 13,690 रुपये हो गई है। म्युनिसिपैलिटी वाले इलाकों में 13,006 रुपये और राज्य के बाकी हिस्सों में 12,356 रुपये कर दी गई है। इतनी भारी भरकम सैलरी, उफ। सरकार ने कहा अब इस इंटरिम बढ़ोतरी के तहत गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद में अनस्किल्ड वर्कर्स की तनख्वाह 13,690 रुपये, सेमी स्किल्ड की 15,059 और स्किल्ड वर्कर्स की 16,868 रुपये कर दी गई है। ये नई दरें 1 अप्रैल से लागू हो गई हैं। सरकार का कहना है कि अभी पूरे देश स्तर पर लेबर कोड्स के तहत न्यूनतम वेतन रिवाइज करने की प्रक्रिया भी चल रही है, इसलिए ये सिर्फ अस्थायी बढ़ोतरी है, स्थायी नहीं है। नोएडा के मजदूर लंबे समय से अपनी तनख्वाह बढ़ाने की मांग कर रहे थे क्योंकि उनका कहना था कि हरियाणा में उनके जैसे काम करने वाले लोग, उनके साथी उनसे ज्यादा पैसे कमा रहे हैं, हमको कम क्यों मिल रहे हैं। 18 साल के अपैरल वर्कर सुरेंद्र कश्यप ने इंडियन एक्सप्रेस से क्या कहा है, सुनिए। मेरी तनख्वाह में सिर्फ 320 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। वो हमें रात में काम करने के लिए मजबूर करते हैं। अगर हम बीमार पड़ जाएं तो कहते हैं कि अगली बार मत आना। अगला रविवार को काम करने से मना कर दे अगर कोई, तो नौकरी से निकाल देने की धमकी हमको मिलती है। 25 साल का राहुल है जो एक्सपोर्ट के लिए कपड़े बनाने वाली कंपनी में काम करता है। वो कहता है कि मैं 13,500 रुपये, 13,500 रुपये कमा लेता हूँ, लेकिन बचत कुछ नहीं होती मेरे पास और घर पर भी मैं कुछ भेज नहीं पाता। किराए पर ही 5,000 रुपये चले जाते हैं, राशन पर 4,000 चले जाते हैं, बचे कितने? दवा दारू का क्या करूँ? बच्चों को स्कूल कैसे भेजूं? लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चिंता जताई है कि कुछ लोग नक्सलवाद को फिर से जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों को सख्त हिदायत दे डाली है कि वो विघटनकारी तत्वों पर नजर रखें और सतर्क रहें। अब आपको कुछ फैक्ट्स जान लेने चाहिए। पिछले 10 सालों यानी कि 2014-15 से फाइनेंशियल ईयर 2023-24 तक सभी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स ने कुल मिलाकर के 16 लाख करोड़ से ज़्यादा के बैड लोन राइट ऑफ किए हैं लोगों के। अगर ये पैसा सीधे सीधे लगभग 2 करोड़ फैक्ट्री मजदूरों को बांट दिया जाता तो हर महीने 15,000 रुपये की सैलरी भी आसानी से 5 साल तक चल सकती थी। 20,000 रुपये महीना भी अगर दिया जाता इन मजदूरों को तो 3.5 साल तक इनको सैलरी मिलती रहती देश के सारे मजदूरों को। महंगाई के इस दौर में जब दाल 150 रुपये किलो, आलू टमाटर 50 पार है, सरसों का तेल 180 का 1 किलो है, दूध 60 रुपये लीटर है, उस वक्त आप कॉर्पोरेट्स का 16.5 लाख करोड़ माफ कर रहे हो और आप मजदूरों से कह रहे हो कि आप नक्सलवादी हैं, आप पाकिस्तान से स्पॉन्सर्ड हैं। वाह। आज भी इस अमृतकाल में 90% भारतीय हर महीने 25,000 से भी कम कमाते हैं। PLFS डेटा बताता है कि 25,000 महीना कमाने वाला टॉप 10% में आ जाता है। 78% मजदूर और कामगार तो 15,000 से भी नीचे गुजारा कर रहे हैं। आधे से ज्यादा लोगों की औसत कमाई 9,000 से 10,000 के आसपास रहती है हमारे देश में। मतलब नोएडा के मजदूर जो 13-14 हज़ार पर जान तोड़ रहे हैं, उनकी मांग यानी कि 18 से 20,000 कर देना सपने जैसा लगता है। मजदूरों ने अपनी मांग में कहा है कि उनकी तनख्वाह 10,000 से लेकर जो 15,000 है हर महीने, वो बढ़ा करके 18,000 से 20,000 रुपये कर दी जाए, जैसा कि पड़ोसी राज्यों में हो रहा है। तो हमें क्यों नहीं मिल रहा? तो हाल ये है कि इन फैक्ट्री मजदूरों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सुबह 8 बजे से रात के 10 बजे 12 बजे तक की शिफ्ट करना है। कभी कभी नाइट ड्यूटी भी जबरन थोप दी जाती है और करनी पड़ती है। अगर बीमार पड़ जाएं तो मालिक सीधा कह देता है अगली बार से मत आना। रविवार को छुट्टी मांग ली तो नौकरी से निकालने की धमकी मिलती है। इनको संडे ऑफ भी नहीं मिलता है। ओवर टाइम का पैसा तो नाम का भी नहीं मिलता। डबल पे की तो बात बहुत दूर है। सिंगल शिफ्ट पर साइन करवा तो 2-2 शिफ्ट का काम करवा लिया जाता है। किराया अकेले 5,000 दे रहे हैं, राशन पर 4,000, बाकी बचता ही कितना है कि घर भेज सकें, बच्चों को स्कूल भेज सकें। ज्यादातर ठेकेदार मजदूर हैं, नौकरी की कोई सुरक्षा नहीं है।
पीएफ, ईएसआई का सिर्फ नाम लेते हैं लेकिन असल में कागजों पर ही रह जाता है। मालिक के पास जाएं तो नौकरी जाने की धमकी, सरकार के पास जाएं तो पाकिस्तानी और नक्सलवादी करार दे दिया जाता है। ये दौर उस दौर की याद दिलाता है जब 1789 में फ्रांस में राजा नवाब और अमीर लोग तो महलों में ऐश कर रहे थे, लेकिन आम मजदूर और किसान भूखे प्यासे भारी टैक्स, महंगाई और शोषण के बोझ तले दबे हुए थे। रोटी भी नसीब नहीं थी, फिर भी राजा कहता था विकास हो रहा है, विकास हो रहा है। उसी गुस्से ने बास्टिल जेल पर हमला किया था और एक क्रांति का जन्म हुआ था। नतीजा 1871 की पेरिस कम्यून, जो सीधे मजदूरों की सरकार बन गई थी। वो भी महंगाई, शोषण और अमीरों के खिलाफ थी। आज नोएडा के मजदूर भी उसी स्थिति में हैं। एक तरफ कॉरपोरेट मालिक और सरकार पूंजीपतियों को कर्ज माफ कर रही है, दूसरी तरफ इन्हें 13-14 हज़ार में जान तोड़ने को मजबूर किया जा रहा है। आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया।